हेलो दोस्तों, मेरा नाम है योगेश और आप देख रहे हैं एकलव्य एकेडमी। और ये भारत के संवैधानिक इतिहास, जो संवैधानिक विकास हुआ है उसका भाग 3 है। उससे पहले बात करते हैं हम मोटिवेशनल स्पीच की, मोटिवेशनल थॉट की। मोटिवेशनल थॉट ये है कि जब रिश्तों में दूरियां बढ़ती हैं, जब रिश्तों में दूरियां बढ़ जाती हैं ना, तो गलतफहमी भी अपने आप ही बढ़ जाती हैं। फिर सामने वाले को वो सब सुनाई देने लगता है जो हम कहते भी नहीं हैं। ये सच बात है। जब हम किसी से दूर जाने लगते हैं ना धीरे धीरे, तो धीरे धीरे उनके मन में क्या होता है, गलतफहमी अपने आप ही पैदा हो जाती हैं और उससे और मिसअंडरस्टैंडिंग होती हैं और रिलेशनशिप ख़राब हो जाती हैं। तो अगर आपकी किसी से कभी लड़ाई हो रही हो, झगड़ा हो रहा हो, तो जितना जल्दी हो सके उसे सॉल्व कर लो, उतना ही ज़्यादा अच्छा होता है। नहीं तो वो रिलेशनशिप हमेशा टूट ही जाती है। तो बढ़ते हैं आपके संवैधानिक विकास की तरफ। हमने इससे पहला पढ़ लिया था, इसके भाग 2 पहले ही अपलोड कर दिए गए हैं। अब ये तीसरा पार्ट है, तो इसमें पढ़ना है आपको भारतीय परिषद अधिनियम 1909। भारतीय परिषद अधिनियम 1909, इसे मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम भी कहा जाता है। मार्ले भारत सचिव थे जो इंग्लैंड में रहते थे। इंग्लैंड में ही इनकी परिषद थी, वहीं से अपना ये जो भी काम है किया करते थे। और मिंटो ये भारत में रहने वाले वॉयसरॉय थे। ये जो मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम है, ये 17 फरवरी 1909 को पेश किया गया था। 25 मई 1909 को पारित किया गया और ब्रिटेन के सम्राट ने इस पर 15 नवंबर 1909 को हस्ताक्षर किए थे। सर अरुंडेल समिति की रिपोर्ट पर 17 फरवरी 1909 को ये पारित किया गया था। इस सर की जगह सर आएगा, पारित किया गया था। इस अधिनियम के माध्यम से 1832 का जो अधिनियम था उसमें क्या किया गया था, सुधार किया गया था। इस अधिनियम के तहत केंद्रीय विधान परिषद में सदस्यों की संख्या जो पहले 16 हुआ करती थी, अब उसको बढ़ाकर 60 कर दिया गया, जिसमें से 37 सदस्य आपके सरकारी थे और 23 सदस्य आपके गैर सरकारी थे। और इन दोनों को मिलाकर टोटल हो गया 30 सदस्य। इसमें से 9 अलग जो सदन थे वो पदेन हुआ करते थे, वो जो स्थायी सदस्य थे। और निर्वाचित सदस्यों हेतु 3 श्रेणियां बनाई गई थी निर्वाचन मंडल की। उसमें से एक सामान्य वर्ग था, एक आता है आपका वर्गीय निर्वाचक वर्ग, और एक आता है आपका विशिष्ट निर्वाचक वर्ग। इसमें आगे बढ़ते हैं। इसमें इस अधिनियम के द्वारा जो प्रांतीय विधान परिषद थी उनके सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई। बम्बई, मद्रास और बंगाल की विधान परिषद में सदस्य संख्या जो पहले 20 थी उसे बढ़ाकर 50 कर दिया। इसी प्रकार उत्तरी पश्चिमी प्रांत जहाँ पर अधिकतम संख्या 15 थी उसे बढ़ाकर फिर से 50 कर दिया गया। और पंजाब और वर्मा आपका ये म्यांमार है। म्यांमार को पहले आप वर्मा ही कहा जाता था। वहाँ पर पहले जो संख्या 9 थी उसको बढ़ाकर अब 30 कर दिया गया है। प्रांतीय परिषदों में 4 प्रकार के सदस्य थे हुआ करते थे: पदेन सदस्य, मनोनीत सदस्य, सरकारी सदस्य और गैर सरकारी सदस्य। इसके बाद आता है मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल और उनको पृथक मतदान करने का अधिकार दिया गया। मतलब क्या हुआ, सांप्रदायिक बना दिया गया उनके द्वारा लॉर्ड मिंटो ने, और इसी के आधार पर लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिकता का जनक भी कहा जाता है। केंद्रीय तथा विधान जो प्रांतीय विधान परिषद थी उनकी शक्तियों में वृद्धि की गई। अब सभी सदस्य बजट पर चर्चा करने, लोकहित विषय पर चर्चा करने और अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार रखते थे। अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार रखते थे। अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार रखते थे। इस अधिनियम के तहत इंग्लैंड में स्थित भारत सचिव की परिषद में 2 भारतीय सदस्यों को पहली बार शामिल किया गया था, होते केसी गुप्ता और सैयद हुसैन बिलगानी। इस अधिनियम के तहत और जो वायसराय की जो परिषद थी
उस जो केंद्रीय कार्यकारिणी परिषद हुआ करती थी बंगाल में, उसमें एक भारतीय सदस्य को भी जोड़ा गया था, वो थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। ये पहले गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे या फिर गवर्नमेंट सर्वेंट थे जिनको जोड़ा गया था। इसके बाद आपका आता है भारत सरकार अधिनियम 1919। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से करेंगे। भारत सरकार अधिनियम 1919, इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम भी कहा जाता है। मॉन्टेग्यू भारत सचिव थे और चेम्सफोर्ड भारत के वायसराय थे। मैंने पहले ही बताया था भारत सचिव बड़ा होता है या वायसराय, तो भारत सचिव है उसका पद हमेशा बड़ा होता है, जो इंग्लैंड में हुआ करता था, और वायसराय उसी के अधीन रहकर ही कार्य करता था। सन 1916 और 17 में प्रकाशित मोसापिटेमिया एक आयोग था, उसमें रिपोर्ट छपी थी भारत की कि जो ब्रिटिश सरकार है वो भारत में शासन करने में कैसी है, असमर्थ है। और उसी के आधार पर पहली बार ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 20 अगस्त 1917 को पहली बार यह घोषणा की थी कि उनका उद्देश्य क्रमिक रूप से भारत में एक उत्तरदायी सरकार बनाना है, जिसमें सर्वप्रथम भारत को एक स्वतंत्र डोमिनियन मतलब जिसपे दोनों का हाथ हो, मतलब ब्रिटेन का भी और इंडिया का भी, देने की स्थिति की बात कही थी। इस अधिनियम में सर्वप्रथम उत्तरदायी शासन, इस शब्द का स्पष्ट प्रयोग किया गया, मतलब उत्तरदायी शासन चला रहे हैं वो। इस अधिनियम के तहत केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका स्थापित की गई। केंद्रीय विधान परिषद का स्थान, जो पहले जो विधान परिषद थी केंद्र, अब उसको हटा दिया और उसकी जगह राज्य परिषद और विधानसभा ने उनका स्थान ले लिया है। जो आपकी केंद्रीय विधान परिषद जो आपकी पहले हुआ करती थी, अब उसको क्या कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। उसका स्थान किसने ले लिया, राज्य परिषद ने और विधानसभा ने। राज्य परिषद की बात करें तो इसको उच्च सदन कहा गया है और इसे निम्न सदन कहा गया है। अगर कंपेयर करें तो इसे राज्यसभा और इसे लोकसभा। सदस्य इसमें 60 थे, सदस्य इसमें 145 थे, जिसमें से 34 सदस्य निर्वाचित थे और 24 वायसराय द्वारा मनोनीत किए जाते थे। इसी प्रकार आपकी जो विधानसभा है, जिसको लोकसभा या निम्न सदन भी कहा जाता है, इसमें 104 सदस्य निर्वाचित थे और 41 सदस्यों को वायसराय द्वारा क्या किया जाता, मनोनीत किया था। इसका कार्यकाल 3 वर्ष का था और राज्य परिषद का कार्यकाल 5 वर्ष का हुआ करता था। आगे बढ़ते हैं इसमें मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में। इसमें बजट पर स्वीकृति देने का जो अधिकार था केवल किसको था, विधानसभा को। किसको था, विधानसभा को। विधानसभा जो आपकी अगर कंपेयर की जाए तो लोकसभा, सिर्फ उसी को था और किसी को नहीं। यही बजट पर क्या देती थी, स्वीकृति देती थी लोकसभा। यही अहम थी। इस अधिनियम के द्वारा पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली अपनाई गई और महिलाओं को भी मताधिकार दिया गया। पहली बार महिलाओं ने वोट किया। इससे पहले कैसी शासन प्रणाली थी, अप्रत्यक्ष। सांप्रदायिकता के आधार पर चुनाव प्रणाली का विस्तार किया गया था। इसके बाद क्या हुआ, मुसलमानों के बाद सिखों, ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों को भी पृथक निर्वाचन मंडल दे दिया गया। 1793 में भारत सचिव का जो खर्च भारतीय राजस्व से दिया जाता था, अब यह खर्च ब्रिटिश राजस्व से दिया जाने लगा। भारत सचिव के जो परिषद थी उसके सदस्यों की संख्या निश्चित की गई। अधिकतम 12 और न्यूनतम 8 सदस्य अब हुआ करते थे। इस अधिनियम के तहत द्वैध शासन की स्थापना हुई। द्वैध शासन की स्थापना की गई, अर्थात प्रांतीय जो विषय थे उनको 2 भागों में अब बांट दिया गया। आपके जो प्रांतीय विषय हैं उनको 2 भागों में बांट दिया गया। जैसे हमारे पास पहला आपका आता है आरक्षित विषय और दूसरा आता है आपका हस्तांतरित विषय। आरक्षित विषय ये थे जो वायसराय द्वारा रिजर्व कर लिए गए थे। इन विषयों पर शासन वायसराय तथा उसकी परिषद का होता था, उसकी परिषद का होता था। उदाहरण राजस्व विभाग हो गया, पूरा न्याय हो गया, वित्त हो गया, पुलिस हो गया, नागरिक मामले, जितने भी जो कुछ आ रहा है वो आरक्षित विषय में ही आता था।
हस्तांतरित विषय में इन विषयों पर शासन वायसराय का तो होता था, लेकिन भारतीय मंत्रियों की सहायता से करता था। जैसे स्थानीय हो गया, स्थानीय सुशासन हो गया, शिक्षा हो गई, स्वास्थ्य हो गया, कृषि हो गई, ये सब जो इम्पोर्टेंट थे, जो विषय थे, वो किस में आते थे? आरक्षित विषय पर, जिस पर वायसराय व उसकी मंत्रिपरिषद का हुआ करता था, जो उसकी केंद्रीय कार्यकारिणी परिषद थी, उसका उस पर हक हुआ करता था। मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार में आगे बढ़ते हैं तो इसमें आता है द्वैध शासन। कहाँ कहाँ पर द्वैध शासन लागू किया गया था? बंगाल, मुंबई, उत्तर प्रदेश, पंजाब, बिहार, उड़ीसा, असम और मध्य प्रदेश। यहाँ पर जो द्वैध शासन लागू किया था 1 अप्रैल 1921 में किया गया था। वर्मा 1923 में लागू हुआ था। उत्तरी पश्चिम प्रांत में 1932 में लागू हुआ था। इसके बाद आता है भारत सरकार अधिनियम 1919 में आगे बढ़ते हैं। द्वैध शासन के जन्मदाता, आगे बढ़ते हैं तो द्वैध शासन के जन्मदाता लियोनिस कार्टिस थे। इंपॉर्टेंट है, द्वैध शासन के जन्मदाता कौन थे? लियोनिल कार्टिस। उन्होंने अपनी पुस्तक डायरकी में द्वैध शासन का वर्णन किया है। इस अधिनियम के तहत भारत में एक लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था और यह गठन 1926 में किया गया था। भारत सचिव को भारत में एक महालिका परीक्षक नियुक्त करने का अधिकार भी दिया गया था। इस अधिनियम के द्वारा सर्वप्रथम केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग कर दिया गया। जो वोट दे रहे थे, इलेक्शन कर रहे थे, उसमें निर्वाचन के लिए संपत्ति और कर को आधार बनाया गया। इस अधिनियम की समीक्षा के लिए 10 वर्षों बाद एक रॉयल कमीशन का गठन किया जाएगा, ऐसा प्रावधान किया गया था। इस अधिनियम को बाल गंगाधर तिलक ने एक बिना अंधेरे का सूरज कहा है और सुभाष चंद्र बोस ने इसे भारतीयों के लिए बेड़ियों का एक नया जाल कहा है। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों में शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक यू।